सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सूर्य कुमार शर्मा कक्षा 11 विषय है नई वीडियो सीखी अच्छी लेकर के आया हूँ साहित्य और प्लस समाज। जैसा कि हमने वीडियो सीखी 5 में आपको हिंदी काव्य साहित्य के बारे में जानकारी दी। हमने आपको बताया खंड काव्य और महाकाव्य के बारे में, प्रबंधन काव्य के बारे में, और उन दोनों में क्या होता है यह भी हमने आपको जानकारी दी। हमने काव्य के भेदों के बारे में बताया। अब हम आगे जो है इसके संदर्भ में बताते हैं कि प्रत्येक भाषा का साहित्य उस भाषा को बोलने वाले समाज का सजीव चित्र होता है। यानी कहने का मतलब तात्पर्य यह हुआ कि एक भाषा के द्वारा ही समाज की पहचान होती है और समाज से ही मनुष्य की पहचान होती है, यह भी हम कह सकते हैं। किस तरीके से भाषा के द्वारा समाज की पहचान कैसे की जाती है, इसका क्या कारण है? प्यारे बच्चों, इसका कारण यही है कि जैसे मान लीजिए आप जो है हिंदी भाषा बहुत जानते हैं और आप चीन में चले जाएं या बांग्लादेश में चले जाएं, आपको तेजी से प्यास लग रही हो, आप वहां जाकर के अपनी भाषा में पानी मांगेंगे। क्यों पानी मांगेंगे? क्योंकि आपको उनकी भाषा की जानकारी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ही भाषा की जानकारी है। इस स्थिति में आप जो है अपनी ही भाषा का प्रयोग करेंगे। क्या होगा? जब वो व्यक्ति आपकी आवाज को पहचान नहीं पाएगा तब आपको पानी भी नहीं मिल पाएगा, और वह व्यक्ति आवाज के द्वारा या आपकी भाषा के द्वारा ये जान जाएगा कि ये हमारे समाज का नहीं है, ये दूसरे समाज का है। अगर मेरे समाज का होता तो ये हमारी भाषा को भी जानता होता, लेकिन ये वो भाषा नहीं जानता है और हम भी इसकी भाषा नहीं जानते हैं, तो दोनों का समाज अलग है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा ही समाज की पहचान होती है कि वह किस समाज से है और किस से नहीं। इसके संदर्भ में एक महान कवि हुए हैं और उन्होंने कहा है कि भाषा जो है वो सिर्फ वाद और संवाद का विषय नहीं है। भाषा मनुष्य की प्रगति और प्रकृति बताती है, वह उसके संस्कारों को बताती है कि वह कैसे संस्कारों का है, किस देश का है, और उसके माता पिता क्या है और उसका खुद वह जीवन चरित्र कैसा है। ये भाषा है। भाषा से ही समाज की पहचान होती है और उसको बदलने और प्रकट करने की प्रेरणा का भी एक बहुत बड़ा साधन है। उस समाज को पृष्ठभूमि में रखकर ही उस भाषा के साहित्य का इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। इसके अभाव में उसके साहित्य का अध्ययन नहीं किया जा सकता। हिंदी साहित्य मूलतः खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का ही साहित्य है, पर इसकी परत में मैथिली, अवधी, राजस्थानी जैसी साहित्यिक बोलियों का साहित्य भी आ जाता है। इन सभी बोलियों में एक जैसी ही अनुभूति और एक ही जैसी विचारधारा मिलती है। समय समय पर साहित्य के विषय बदलते रहते हैं और भिन्न युगों में हिंदी विभिन्न बोलियां प्रधान रही। वीर गाथा काल में राजस्थानी, पूर्व मध्यकाल में अवधी तथा उत्तर काल में ब्रजभाषा की प्रधानता रही। आधुनिक युग मूलतः खड़ी बोली का युग है। तो इस तरीके से ये उसका थोड़ा सा सामान्य सा और अधिक परिचय था। अब हम आपको जो है यहाँ पे जैसे कि हेडिंग पड़ी हुई है कि हिंदी साहित्य का नामकरण तथा काल का विभाजन। तो जैसा कि हमने आपको गद्य में बताया था कि गद्य में भी कालों का विभाजन किया जाता है और कालों के विभाजन के ही अनुसार प्रत्येक लेखक का युगों के अनुसार ही नाम भी दिया जाता है और उनकी पहचान भी होती है। जैसे बात है द्विवेदी युग, तो ये जो है अपने आप में एक युग है और इन्हीं के आधार पर युगों का नाम रखा गया। इसके बाद अन्य जो लेखक हुए वो जो है इसी युग में भी रखे गए। जन्म और मृत्यु सन के आधार पर या कह सकते हैं रचनाओं के समय के आधार पर। इसमें हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं इनके कालों का विभाजन के बारे में, और इसको गद्य की तरह ही 4 कालों में विभाजित किया गया है। और इसकी विशेषता सबसे बड़ी प्यारे बच्चों यह है कि इसमें जो है इसके उपनाम भी दिए गए हैं। पहला एक है नंबर 1 आदिकाल,
आदिकाल। आदिकाल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वह नाम है वीर गाथा काल। ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे वीर गाथा काल। यानी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का नामकरण तथा काल विभाजन जो है पद्य, यहाँ पे पद्य लिख रहे हैं, सॉरी गलती हो गई। इसमें जो है हिंदी पद्य, हिंदी साहित्य पद्य का नामकरण तथा काल विभाजन, यहाँ पे पद्य जो है लिखा हुआ है। आदिकाल, वीर गाथा काल, ये यहाँ पे है, ये इसका उपनाम है और इसमें संबद्ध भी दिए गए हैं और संबद्ध है 1050 से 1375 वीर संबद्ध, ये जो है इसके संबद्ध दिए गए हैं। यानी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि 1050, 1375 वीर संबद्ध और तक, यहाँ पे ये भी हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर सन लिखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम सन लिखेंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सन अलग होते हैं और संबद्ध अलग होते हैं। तो ये तो है सन 1993 ई से 1918 ई तक समय अवधि है। यानी सन 1993 ई से नहीं 1318, सॉरी गलती हो गई। हाँ आप देखिए 1318 ई तक ये चला था, ठीक है। यानी 1050, 1375 विक्रम संवत्सर 1993 ई से 1318 ई तक ये चला था और इसके बीच के को जो है वीरगाथा यानी उपनाम एक दिया गया, वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल क्यों कहा गया, वो इसका कारण ये है कि इसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन मिलता है। जितने भी पद्य हैं, जितने भी काव्य हैं, उसमें वीरों की गाथाएं गाई गई हैं, उनके महान प्रकरण के बारे में बताया गया है। किस प्रकार, जैसे महाराणा प्रताप जी के बारे में बताया गया है या रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है, देश प्रेम के बारे में बताया गया है, बलिदान के लिए बताया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं वो वीरगाथा काल के अंतर्गत आती हैं। अगर आप इस प्रकार की रचनाओं को देखें कि जिसमें वीर रस की अधिक प्रधानता हो और ऐसी कोई रचना हो और उसमें आपसे पूछा जाए कि ये किस युग की रचना है, तो आप जो है बता सकते हैं कि ये वीरगाथा काल की रचना है। ये इसका प्रयोग है जो सभी बच्चों को आवश्यक रूप से ही पता होना चाहिए। इसके बाद नंबर 2 है पूर्व मध्यकाल, इसको भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल, इसको उसका उपनाम है भक्ति काल। इसके विक्रम संवत जो है 1375 से 1700 तक, यानी 1375 से 1775 तक, ये भी गलत ना हो, 1375 से 1700, 1375 से 1700 तक जो है ये विक्रम संवत, ये तक, ये यहाँ तक चला था। ये विक्रम संवत है 1375 से 1720 संवत तक और सन है 1318 से 1643 तक। सन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, सन इस तरीके से, सन है 1318 ई से 1318 ई से 1643 तक,
यानी 1318 ई से 1645 ई के तक के समय को पूर्व मध्यकाल का नाम दिया गया है और इसका नाम है भक्तिकाल। अच्छा, भक्तिकाल क्यों कहा गया? भक्तिकाल की विशेषताएं क्या है? क्योंकि इसमें जो है इस युग में सबसे ज़्यादा जो है पद जो है भक्त के नाम पर किए गए, यानी ईश्वर की प्रशंसा की गई, उनके सुंदरता के बारे में बताया गया, उनको महान बताया गया, उनके अच्छे गुणों के बारे में बताया गया, उनकी प्रशंसा के बारे में बताया गया है। इसमें जैसे रसखान जी श्री कृष्ण को बहुत मानते थे, उन्हें आराध्य मान करके जो है उन्होंने काफ़ी ढेर सारी रचनाएं की। इसमें तुलसीदास जी भी प्रमुख हैं, उन्होंने श्री रामचंद्र जी को अपना आराध्य माना और जो है रचनाएं की। इसके बाद मीराबाई हैं, तो इस प्रकार कई लेखक हुए हैं जिन्होंने जो है ईश्वर की प्रशंसा की है, ईश्वर के गुणों का गान किया गया है। तो इस प्रकार की ढेर सारी जो रचनाएं जो हैं वो भक्ति काल के अंतर्गत आती हैं। अब हम आपको जो है अगला बताने जा रहे हैं उत्तर मध्यकाल, नंबर 3। उत्तर मध्यकाल। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए अब हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे। अभी तक इस वीडियो में आप इतना ही जाने कि हमने इसमें 2 जानकारियाँ आपको दी हैं, आदिकाल के बारे में और पूर्व मध्यकाल के बारे में। तो आपको जो है इन दोनों की विशेषताएं लिखनी है और हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है, यानी इस काल में क्या हुआ और इस काल के प्रमुख कवि कौन कौन थे। यहाँ पे हम प्रश्न नंबर लिखने जा रहे हैं। जब प्रश्न नंबर 1 ही हम देंगे, वो होगा आदिकाल, और पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बस इतना ही रखेंगे। अगली बात जो है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और कुछ नया लेकर के और नई जानकारी लेकर के। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।